चलिए फाइन, कम बैक. So we are discussing vertical oscillations of a block. एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है. आपने उसके साथ m मास अटैच कर रिलीज कर दिया. ये m मास x नॉट नीचे आके इक्विलिब्रियम में है तो Kx नॉट बैलेंसेस mg. अगर ये फर्दर x डिस्टेंस नीचे आता है तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी? डाउनवर्ड फोर्स इज mg, अपवर्ड फोर्स इज K टाइम्स x प्लस x नॉट. हमेशा ध्यान रखिए आपको तो टोटल एक्सटेंशन से मतलब. So mg minus kx naught, we already know that kx naught is equal to mg, so they get cancelled. What we get? F is equal to minus kx. लिख दीजिए. As force is directly proportional to displacement, as force is directly proportional to displacement and directed opposite to it. And directed opposite to it, comma, SHM takes place. SHM takes place. ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड निकालना हो तो फिर क्या करेंगे? MA is equal to minus KX. A is equal to minus K by M लिखते जाए यहाँ. MA is equal to minus KX. A is equal to minus K by M into X. Comparing with A is equal to minus omega square x. Very good. So comparing with A is equal to minus omega square x. Right? So omega square comes out to be, अपने कई बार हो गया, कुछ से याद हो जाना चाहिए. Omega becomes under root of K by M and the time period becomes 2 by under root of M by K. तो यहां से आपको क्लियर किया whether we talk about horizontal oscillations or vertical oscillations, टाइम पीरियड सेम आ रहा है. अगर मास और K सेम रखा है, वर्टिकल में एक डिफरेंस आ गया. मेन पोजीशन एग्जैक्टली वहां पर नहीं है जहां पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल है, उसके कुछ एक्सटेंशन के बाद है. कितना एक्सटेंशन? mg by k. आप देख सकते हैं कितना एक्सटेंशन है mg by k. होपफुली क्लियर होगा. अब अगर ये पूछा जाए कि ये कहां तक जाएगा तो आप फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम का. There are two forces acting on it. mg takes it through xm, right? mg into xm, and this extension is opposite to the spring force. So work done by spring comes out to be, अगर मैं यहां से यहां तक xm डिफाइन करूं, आप समझिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए साथ साथ. यहां से यहां तक अगर टोटल एक्सटेंशन को xm कंसीडर करें, what is the work done by spring force? Is it half kx square or minus half kx square? हमेशा याद करें कि स्प्रिंग के अंदर अगर मीन पोजीशन से आप एक्सटेंशन या कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव, और अगर मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हैं, स्प्रिंग एक्सटेंडेड था और अब वो वापस आ रहा है, तो जिधर स्प्रिंग फोर्स है उसी तरफ आ रहा है ना. सो व्हेन स्प्रिंग ट्राइज टू अटेन इट्स नेचुरल लेंथ, then the work done by spring force is positive. Otherwise, during extension as well as compression, the work done comes out to be negative. I hope ये सबको समझ में आ गया ठीक से. हाँ जी, क्लियर है. चलिए वापस से यहाँ दो फोर्सेस हैं. mg का वर्क डन mg into xm और kx नॉट का kx का वर्क डन माइनस हाफ k xm स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो फिर से क्या आंसर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ mg by k. एम्पलीट्यूड कितनी आ जाएगी? twice of mg by k minus mg by t, that is again mg by t. क्लियर? आपके एग्जाम में मोस्टली यही आएगा कि ऑसिलेशन डिस्कस करो, एक्सएम वाला पार्ट नहीं, तो मैंने सिर्फ उतना ही तो बाकी समझा. ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं. देखिए, अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम को एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं ऐसे करके, सपोज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, तो आपको क्या लगता है अब m और k क्या टाइम पीरियड चेंज हुआ है? स्टिल सेम है. मैंने वही k और वही m यूज किया है. हॉरिजॉन्टल डिस्कस कर दिया, वर्टिकल डिस्कस कर दिया, उसमें जो बताना था सब बता दिया. अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पे. इस केस में जो ऑसिलेशंस होंगी, क्या टाइम पीरियड अभी भी सेम रहेगा 2π/k? यस और नो? यस, एग्जैक्ट. ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सर हमें ये क्लियर है कि कोई भी एंगल बन जाए, किसी भी तरफ फोर्स लग रही हो, बट अगर m और k सेम है तो टाइम पीरियड सेम है 2π/m/k.
गॉट इट? ठीक है, एक और चीज आप बता सकते हैं, स्प्रिंग मास अगर मैं इसे बीकर में रख दूं, सबमर्ज कर दूं पानी के अंदर, क्या अब भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? अगर मैं इस लिक्विड को नॉन विस्कस कर सकता, नॉन विस्कस यानी किसी तरह की कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, सिर्फ बॉइंट फोर्स, राइट? सो माय क्वेश्चन इज, क्या अब भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा? देखो फिजिक्स यही है, अगर सब कुछ मेरे ही पढ़ाने से आपने पढ़ना है तो फिर रट्टू तोता हो गया। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको चीजें समझ के अपना दिमाग चलाना है साथ साथ। समझिए, आपको हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकल बताया, फिर इंक्लाइन बताया। इट वाज गुड कि आपने से काफी ने आंसर किया कि सर एम और के तो वही है, तो फोर्स ही चेंज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर सोचो, स्प्रिंग मास वही है, आपने इसको एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, लिक्विड ऑब्वियसली इसमें बॉइंट फोर्स लगाएगा, लेकिन मैंने उसे नॉन विस्कस कंसीडर कर दिया, कोई विस्कोसिटी नहीं है। तो क्या अब भी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा? यस, एग्जैक्टली सेम। लेकिन अगर मैं विस्कस कंसीडर कर लूं तो क्या होगा? धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। पहले आपने खींचा तो 2.m/k से वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन स्लोली उसका जो मोशन है, वो जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती जाएगी और ऑसिलेशन स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर हुआ आपको ये? तो नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर फिर से सेम है। चलिए फाइन, अब लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। मुझे जहां तक याद है मैंने आपको पहले लॉज ऑफ मोशन में भी कुछ करवा दिया था, बट यहाँ पे जरूरी है कहना कि अगर दो स्प्रिंग्स यूज कर लिए जाए ऐसे सीरीज में, एक का फोर्स कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, और उसके साथ आप ब्लॉक को अटैच, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? तो अगर हमें डायरेक्ट पता हो कि भाई अच्छा इसे सीरीज में लगाने से ना K इक्विवेलेंट K1 K2 upon K1 plus K2 बन जाता है, तो हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। हम सीधा क्या लिखते हैं, KS या K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 upon K1 plus K2। तो आपको वही डिराइव करवाऊंगा कि कैसे हम K इक्विवेलेंट को, जो मैं बोल रहा हूँ, K1 K2 upon K1 plus K2 लिखते हैं। ठीक है, लिखिए जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, K1 K2 साथ में M लगाया। हाँ जी बिल्कुल बनाइए, ड्रॉ दिस इन नोटबुक एंड राइट डाउन। सबकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए, नोबडी इज गोना चीट। कंसीडर ब्लॉक ऑफ मास M, consider block of mass M attached to series combination of two springs having force constant K1 and K2, having force constant K1 and K2 as shown। ठीक है, अब यहाँ पे assumption स्टार मार्कर के लिखिए, springs are massless। हम springs को massless कंसीडर कर रहे हैं, राइट? दूसरा स्टार मार्कर के लिखिए। अब आप भी सोच सकते हो, वैसे अगर इन स्प्रिंग्स का मास नहीं है और मैं यहां से इन्हें खींचता हूं, तो दोनों के अंदर कुछ एक्सटेंशन आएगा, दोनों के अंदर कुछ फोर्स जनरेट होगी। आपने मुझे ये बताना है कि दोनों के अंदर फोर्स सेम होगी या डिफरेंट होगी, दोनों का एक्सटेंशन इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। जो भी आंसर करना चाहे हैंड रेज कर सकता है। पुट माय क्वेश्चन दैट सेज व्हेन आई पुल इट अ लिटिल, obviously there will be force as well as extension for both the springs। दोनों में एक्सटेंशन और फोर्स होगी, तो आपको बताना है कि दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, दोनों में फोर्स सेम होगी या डिफरेंट होगी। आरती क्या चीज? ओके ठीक, आप बोल सकते हो, मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है बोल सकते हैं। ठीक है, राइट, एनीबॉडी एल्स? चलो अब सुनो ध्यान से, दोनों में फोर्स सेम होगी और एक्सटेंशन डिफरेंट होगा। अब देखो आपने आंसर किया, अब आपको समझने में ज्यादा मजा आएगा।
सही था या गलत था, दैट्स ओके, यू शुड नेवर फील लाइक कि मेरा आंसर गलत क्यों हो गया, दैट्स ओके, एटलीस्ट यू थॉट, राइट। अब समझे ध्यान से क्यों होता है ऐसा। इनका कोई मास नहीं है, राइट, ये दोनों मासलेस हैं और ये एंड पूरी तरह से अटैच्ड है। आप जब एक रस्सी को खींचते हैं तो उस रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होती है, isn't it gonna behave like that only? क्लियर हो गया। सो दिस स्प्रिंग हैज ऑलमोस्ट द सेम बिहेवियर जो आपने स्ट्रिंग के बारे में सीखा है। अगर स्ट्रिंग का मास नहीं है तो हर जगह पे टेंशन सेम आती है, वैसे ही यहाँ पर हमने इसका मास कंसीडर नहीं किया तो आप हर जगह पे फोर्स सेम। क्लियर, तो लिखिए जरा स्टार मार्क करके लिख रहे हैं। फोर्स remains same for series combination. Force remains same for series combination. And let the extensions be x1 and x2 respectively. Let extensions be x1 and x2 respectively. तो फिर देखें मैंने आंसर ऐसा क्यों किया। सीरीज में दोनों को जब खींचेंगे तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा, बहुत स्लो एक्सटेंशन है, वी कैन कंसीडर, और इसका मास भी नहीं है, तो टेंशन एवरीवेयर शुड रिमेन सेम, सो फोर्स एवरीवेयर रिमेन्स सेम, बट दोनों स्प्रिंग्स का स्टिफनेस कांस्टेंट डिफरेंट है। सेम फोर्स लगाने पर जो लेस स्टिफ होगा वो ज्यादा खींचेगा और जो ज्यादा स्टिफ होगा वो कम खींचेगा। सो लेट द एक्सटेंशंस बी x1 एंड x2, गॉट इट। अब लिखिए आगे जरा, टोटल एक्सटेंशन भी x, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। हमेशा ना डेरिवेशन वहां से स्टार्ट की जाती है जो चीज डिवाइड हो रही होती है, यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है, एक्सटेंशन, सो टोटल एक्सटेंशन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब इन्हें हम f की फोर्स, f दैट इज फोर्स की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, लिखिए जरा, लेट द फोर्स बी f, लेट द फोर्स बी f, तो f को लिखा जा सकता है, सॉरी, माइनस k1 x1, यहां से x1 क्या बन जाएगा, माइनस f बाय k1, f इज इक्वल टू kx होता है ना, माइनस kx, तो f इज इक्वल टू माइनस k1 x1, सो वहां से x1 कितना आ गया, माइनस f बाय k1। सिमिलरली f इज इक्वल टू माइनस k2 x2, सो x2 becomes equal to minus f by k2। हो गया। अब लिखिए, लेट द इक्विवेलेंट, let the equivalent force constant be ks, क्योंकि सीरीज है तो हम ks करते हैं। let equivalent force constant be ks, तो डियर उसके लिए क्या लिखें, f is equal to minus k equivalent into x। मतलब समझना इसका क्या है, अभी तो हमने स्प्लिट किया, इसके लिए अलग इसके लिए अलग, अगर मैं इन दोनों को हटा के और सिंगल स्प्रिंग लगा दूं जिसका फोर्स कांस्टेंट ks हो, तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज सिंगल स्प्रिंग और ये मास अटैच्ड है और इसका फोर्स कांस्टेंट कितना, ks। तो जो फोर्स मैं यहां लगा रहा हूं उतनी फोर्स यहां लगाने से टोटल एक्सटेंशन सेम आ जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल स्प्रिंग जिसके अंदर उतना ही टोटल एक्सटेंशन आएगा जितना इन दोनों में मिलकर, बाय अप्लाइंग या ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स। क्लियर, तो आपने मेंशन किया k इक्विवेलेंट विद द इक्विवेलेंट फोर्स, या ks लिखा नाम है, ks विद द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, देन f इज इक्वल टू माइनस ks इनटू x। यहां स्टार मार्क करके लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए। we basically consider same total extension, we same total extension for the applied force, for the applied force। तो इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है, जितनी फोर्स इसमें डेवलप हुई उतनी फोर्स इसमें डेवलप हुई, जितना टोटल एक्सटेंशन इसमें उतने टोटल एक्सटेंशन इसमें। सो अब आप लिंक कर पाएंगे, यहां से x कितना आ जाएगा, माइनस f बाय के एक्स, तीनों को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट लिखिए, हेंस
Hence minus F by Ks is equal to minus F by K1 and minus F by K2. Right? Minus sign और F cancel out हो जाएगा. What we get is 1 by Ks is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. कंप्लीट करें प्लीज. नए आपके लिए सेकेंड वीक से मास कंसीडर नहीं किया है. दोनों में क्या चीज सेम है? फोर्स. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन स्टिफनेस कांस्टेंट दोनों का एक्सटेंशन डिफरेंट हो गया. उसे आपने एफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया. टोटल एक्सटेंशन को x1 plus x2 लिखा. इक्विवेलेंट में भी उतना ही एक्सटेंशन आना चाहिए, तो वहां पे f is equal to ks into x करके लिखा. सो सब्स्टिट्यूट किया और आपको मिल गया 1 by ks is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. अगर दो की बजाय n नंबर ऑफ स्प्रिंग होते तो क्या बनता? 1 upon ks is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 up to 1 by kn. क्या ये क्लियर है सबको? अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे सीरीज में यूज करने से इक्विवेलेंट के ज्यादा आया या कंपैरेटिवली कम आया? ये कहां से याद हो सकता है आपको? एक तो सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे आपने 10th में सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व किया था. पैरेलल में 1 upon r करके सॉल्व करते थे, वहां पे आंसर कम हो जाता था. वो चीज यहाँ भी कंटिन्यू हो रही है. सो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में ऐड करने से इक्विवेलेंट के रिड्यूस हो गया. अच्छा, वैसे ये भी पता है आपको कि जो के की वैल्यू होती है वो लेंथ के इनवर्सली डिपेंडेंट होती है. ये भी करवा चुका हूं मैं क्लास के अंदर. k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. आप एक बार लिख लो इसको अलग से, स्टार्ट आप करके लिख दीजिए. k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. बड़े स्प्रिंग का k कम होता है, छोटे स्प्रिंग का k ज्यादा होता है. मतलब एक ही स्प्रिंग को अगर आप छोटे पीसेस में कट कर दो तो उन पीसेस को खींच पाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है. ऑटोमेटिकली उनका k बढ़ जाता है. ठीक है डियर, कर लोगे? Now let us talk about parallel combination. ठीक है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन. दो स्प्रिंग्स with one block have been attached like this, K1 and K2 and F. तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इक्विवेलेंट K को Kp लिखेंगे. K1 and K2 have been connected in parallel, joined to the same block. वही ब्लॉक है. अगर सिंगल बनाना तो क्या लिख दे? Kp लिख. अब सोचो, आप इन दोनों को जब ऐसे खींचोगे तो दोनों में क्या चीज सेम आएगी? एक्सटेंशन. दिख रहा है? सीधा जाएगा तो दोनों बराबर खींचेंगे. एक्सटेंशन सेम आएगी, फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट है तो फोर्सेस डिफरेंट होंगी. तो अब क्या करेंगे? टोटल फोर्स इज F1 प्लस F2. सीरीज में क्या अलग था? x. तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. पैरेलल में क्या डिफरेंट है? फोर्स. इसलिए F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. क्लियर? लिखिए जरा. consider block of mass m attached to parallel combination of springs of force constant K1 and K2. Parallel combination of springs of force constant K1 and K2 as shown. Next level लिखिए. Let the extension produced be x. Let extension produced be x. Then the forces developed become F1 is equal to minus K1x and F2 is equal to minus K2x. Then the forces developed become F1 is minus K1x, F2 is minus K2x. ठीक है? फिर लिखिए, let the equivalent force constant
be Kp. Let equivalent force constant be Kp. अब लिख लें, for same extension, force developed, F becomes equal to, for same extension, comma, force developed, F is equal to minus of Kp into x. ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि इस अकेले ने वो काम करना है जो दोनों ने मिलके किया। वहां पे दोनों ने मिलके क्या किया, आपने एक फोर्स लगाई तो टोटल एक्सटेंशन x आया। यहाँ भी क्या, आपने एक फोर्स लगाई तो टोटल एक्सटेंशन कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। इसमें x आया तो फोर्स कितनी डेवलप हुई, k1 x, k2 x, और यहाँ पे kp x। अब होना क्या चाहिए, दोनों फोर्सेस का सम मिलके इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। लिख दीजिए, नाउ F is equal to F1 plus F2. F is equal to F1 plus F2. F का माइनस kpx, F1 के लिए माइनस k1x, F2 के लिए माइनस k2x, माइनस kpx माइनस k1x माइनस k2x, माइनस x is gone, kp is equal to k1 plus k2. तो आपको यहां से ये आइडिया पिक करना है, whenever you see the springs connected in parallel, overall k सीधा ऐड करके आता है। When you see them connected in series, तो 1 by k करके, अब वो याद है आपको r1 r2 upon r1 plus r2 करते थे, तो k1 k2 upon k1 plus k2, but that's valid only for combination of two springs। ज्यादा आ गए तो 1 by k करके सॉल्व। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चंस करें इसके ऊपर, लिखिए जरा। ऐसे देखिए, स्प्रिंग 1 देन स्प्रिंग 2, इसका फोर्स कांस्टेंट k है, इसका फोर्स कांस्टेंट 2k, और ऐसे ब्लॉक अटैच किया है जिसका मास m है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? आई एम स्टार्टिंग विद वेरी इजी क्वेश्चंस, ध्यान से देखो और फटाफट सॉल्व करो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस एंड अवॉइड डिस्कसिंग टू ईच अदर, बिल्कुल मत डिस्कस करो, फॉर्मूलाज आपको आते हैं। दो स्प्रिंग्स हैं, फोर्स कांस्टेंट k और 2k है, मास m, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? आपका पहला स्टेप k इक्विवेलेंट फाइंड करने का होना चाहिए। k इक्विवेलेंट कितना होगा? तो नमन क्या फॉर्मूला यूज करें k इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए? सीरीज है, तो आप सीधा बोल दो कि सर k1 k2 upon k1 plus k2, थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो करें शाबाश। आर्यन राठौर सॉल्व करके बता भाई फटाफट k इक्विवेलेंट कितना आ गया, चल जल्दी एवरीवन। हाँ आर्यन, क्या आंसर आ गया? 2/3 के, जिनका आंसर 3/2 उन्होंने शायद 1/k करके सॉल्व किया और फिर उसको पलटना भूल गए। ये यूजुअली होता है, तो इसलिए ध्यान रखें, इफ यू आर डीलिंग विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स, डू नॉट गो फॉर 1 upon k, गो फॉर k1 k2 upon k1 plus k2। इससे कुछ भी इन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो 2/3 आ गया, राइट? सो k1 k2 upon k1 plus k2, मैं फिर कर देता हूं, के लिए कोई बात नहीं। 1 upon ks is equal to 1 upon k plus 1 upon 2k। अब ठीक है, तो एलसीएम 2k बन गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये बना 2 plus 1 3 upon 2k। एग्री? अब इसको पलटेंगे, इन्वर्ट भी तो करेंगे ना, सो कितना आ गया 2k/3। अब तुम्हारे से खाएगा गुड। सो ध्यान से 1 upon k plus 1 upon 2k, एलसीएम क्या बन गया 2k, k तो इसके पास भी था ना, तो 2 ही तो जाएगा ऊपर, पक्का? आज मैं बात करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। फाइन, सबको समझ में आ गया? तो इट बिकम्स 2/3 के, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कर लो टू स्ट्रिंग्स के लिए, थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील होगा।
बट दैट्स ओके, कभी-कभी हो जाता है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T is equal to 2 pi under root of m by k equivalent. So 2 pi under root of m by 2 by 3k. So 2k by 3. So this is the answer. Time period comes out to be 2 pi under root of 3m by 2k. क्या आप सबको समझ में आया? पक्का? चलो ठीक है, शाबाश। अगर ये दोनों स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते k एंड 2k, तो क्या आंसर आता? सो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन बन जाता 3k। द आंसर वुड हैव बीन 2 by under root of m by 3k, राइट? चलो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लिखें। A spring of force constant k, spring of force constant k is cut into two equal halves, which are then connected in parallel with each other. Spring of force constant k is cut into two equal halves, which are then connected in parallel with each other. To mass m. Find the time period of oscillation. जो कर ले हैंड रेज कर सकता है। Find the time period of oscillation. करिए शाबाश। इट्स गुड टू सी कि क्लास में 2 बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया है, तो बाकी भी थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। 3 जनों ने कर लिया, वेरी गुड, कम ऑन क्विक। देखिए आप अपने क्लासमेट से बहुत पीछे नहीं रह सकते हैं ना। 5 स्टूडेंट्स हो गए, बहुत बढ़िया। 6 हो गए, 7 हो गए, वेरी गुड। 8 9 10 11। अब कुछ कह रहे हैं कि सर बोले जा रहे हैं, तो हम भी हाथ खड़े कर लेते हैं। पोजीशन पे आके चेक कर लूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करना था, जिसको ये लग रहा है ना कि सर मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, वो कोशिश करना बोल के आंसर कर। दो जगह पूछो। एक स्प्रिंग था जिसका फोर्स कांस्टेंट k था, उसे मैंने 2 इक्वल हाफ में कट किया, राइट? तो क्या बता सकते हैं इसका फोर्स कांस्टेंट k था, तो इन दोनों का इंडिविजुअली कितना हो गया? 2k। अगर किसी ने k/2 बोला तो वो समझे ध्यान से, आपने लेंथ कम करी है तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ गया है। फोर्स कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैंने पहले बड़े अच्छे समझाया था। बड़े स्प्रिंग को खींच पाना आसान होता है, उसी को छोटा कर दोगे तो खींच पाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। वो जो रिंग्स बने वो रिंग्स कम हो गए, इसलिए शेयर कंपैरेटिवली कम हो पाता है उसके अंदर। सो सिंपल है। सो जैसे ही आप उसे आधा करते हैं तो दोनों का फोर्स कांस्टेंट हो गया डबल के ऊपर, सही कह रहा हूं? सो 2k। अब जब पैरेलल में सॉल्व करते हो kp, तो क्या करते हो? डायरेक्टली ऐड करते हो। तो 2k + 2k कितना हो गया? 4k। इजी टू अंडरस्टैंड? सो देखो, फिर सोच के देखो, सर ने क्या कहा, कंप्लीट को 2 हाफ्स में कट किया, तो एकदम से दिमाग में चल पड़ा, अरे 2k हो गया। अब दोनों को पैरेलल लगा दिया, अरे 4k हो गया। ये आपका कैलकुलेशन रहता है। सो नाउ द टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी t is equal to 2 pi under root of m by 4k। डन? आसान हो गया। चलिए इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए शाबाश। A spring mass system has time period t. A spring mass system has time period t. ठीक है? तो लिखिए, now spring is cut into n identical parts. Now spring is cut into n identical parts, which are then connected in parallel. है ना? सभी दिमाग घुमाते रहे, दौड़ाते रहे। Which are then connected in parallel with the same mass. What's the new time period? Solve करके hand raise करो। What is the new time period? मैं repeat कर देता हूँ। Spring mass system results in a time period t. Spring is cut into n equal parts, which are then connected in parallel to the same mass.
व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड? नए टाइम पीरियड का आंसर कैपिटल टी की फॉर्म में आएगा, कंपेयर करके लिखोगे ना, तो जो कर ले हैंड रेस करेगा, बोल के कोई नहीं बताए। तो धनंजय अगर आपने कर लिया तो आप आंसर लिख के बता दें, मुझे स्क्रीन पे लिख के बता दें। करिए करिए, शाबाश, बाकी लोग भी करें। इस बार मैं चेक करता हूँ आके आपके पास। सिया कोशिश करो, है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन के अंदर क्या था देखा हमने उसके अंदर। सबसे पहले कि आपको बात समझ में आती है, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को आधा कर देंगे तो के कितना हो जाएगा? डबल। अगर लेंथ को 1/n कर देंगे तो फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। आधा किया तो डबल हो गया, 1/3 किया तो 3 टाइम्स हो गया, 1/4 किया तो 4 टाइम्स हो गया, 1/n किया तो n टाइम्स। यानी कि जितने भी स्प्रिंग बने जो आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, हर एक का फोर्स कांस्टेंट कितना हो गया? n के। तो आपका लिखने का तरीका होता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग बिकम्स, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग बिकम्स n के। फिर आप लिखते हैं के पी, यानी पैरेलल का इक्विवेलेंट। टोटल कितने स्प्रिंग्स हैं? n। हर एक का फोर्स कांस्टेंट कितना है? और सारे पैरेलल में लगा रखे हैं, तो कितना हो गया? n स्क्वायर के। n टाइम्स n के, दो होते तो 2 टाइम्स n के, है ना, 5 होते तो 5 टाइम्स n के, तो n थे तो n टाइम्स n के, दिस बिकम्स n स्क्वायर। सो द टाइम पीरियड, क्यों शिखर सही कह रहा हूं, 2 pi root of m by n square k, so that is 2 pi under root of m by k divided by n। और इस केस में टाइम पीरियड कितना था? t, t must have been 2 pi under root of m by k, तो भाई यहां बन गया t by m, ये आपका राइट आंसर। फिर इस गुड टू सी की क्लास में अराउंड 10 स्टूडेंट्स ने ये बिल्कुल सही सॉल्व करके दिखाया। तो अब जिसने नहीं किया उनको थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा मेरी क्लास में 10 बच्चों ने कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा, तो सोच के थोड़ा सा राइट पुश योरसेल्फ। तो देखिए फिर से, एक स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट किया तो हर एक का फोर्स कांस्टेंट n के, ऐसे ऐसे n पार्ट्स पैरेलल में लगाए तो मल्टीप्लाइड बाय n हो गया, यानी n स्क्वायर के। अब नया टाइम पीरियड 2 pi root m by n स्क्वायर के, और इसका टाइम पीरियड कितना था? 2 pi root m by k, सो इट बिकम्स c by n 1 by n। चलिए अब एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। जो बच्चा क्लास में अभी इसका आंसर सही देगा और सबसे पहले देगा, उसको मैं अपने तरफ से कोई अब भगवान करे अगले साल तुम्हारी क्लासेस शुरू से ऐसे चले, तो फिर हर हफ्ते एक बच्चा चूज करके उसको कुछ ना कुछ दिया जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, और एक नीचे से चूज कर लेंगे जिसकी वर्स्ट है, राइट। तो ये सिस्टम है, रेज हैंड आफ्टर सॉल्व। इस तरह से एक ब्लॉक जिसका मास m है, उसे ये दो स्प्रिंग्स जिनमें से हर एक का फोर्स कांस्टेंट k है के साथ अटैच कर दिया गया है। अब आप इसे हल्का सा राइट या लेफ्ट डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली ऑसिलेट करेगा। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? योर हैंड टू गिव आंसर व्हेन यू आर डन। करें, मेरी तरफ देखने से नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा। जस्ट लुक एट दिस एंड सॉल्व। There's a block of mass m connected to these two springs, each of force constant k as shown in the diagram. You have to tell what is going to be the time period of oscillation in this case. Raise hand when you are done. Harsheen, कर लिया आपने? बहुत बढ़िया, excellent. Let's see. Look at it. अब फाइट ये हो गई कि दोनों सीरीज में या पैरेलल में, तो मैक्सिमम बच्चों को लगा कि सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल में। तो पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिन्होंने इसका सही आंसर दिया। जिसका आंसर पैरेलल के अकॉर्डिंग है हैंड रेज करें, हैंड रेज करो। आपने भी 2 के लिखा हुआ है, m/2 के लिखा हुआ आपने? ओके वेरी गुड, आपका मैंने देखा। तो आपका हैंड है, रेज करो अच्छे से, वेरी गुड। हाँ तो मैंने भी बोल के कट कर दिया। तो देखिए ध्यान से, अब मजाक छोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसे थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये वाला स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गया। अगर ये कंप्रेस हुआ तो ये फोर्स कितना लगाएगा? यस और नो? ये वाला स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया,
एक्सटेंड हो गया तो ये भी फोर्स इधर लगाएगा। आगे बात समझ में, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। आपने इस ब्लॉक को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट करने से राइट वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो पुश बैक करेगा, और लेफ्ट वाला स्प्रिंग क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया तो पुल करेगा। इसने भी इधर पुल किया, इसने भी इधर पुल किया। इसने कितनी फोर्स लगाई, kx, इसने भी कितनी फोर्स लगाई, kx। टोटल फोर्स कितनी हो गई, 2k। तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, 2kx। तो फोर्स कांस्टेंट कितना हो गया, 2k। That's why it has to be considered 2k. Hope it's clear everyone? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, तीनों बच्चे काउंट कर लेता हूं मैं, लेकिन सबसे पहले किसने किया कैसे बताया। बहुत बढ़िया। तो तू ये बता दे, मैं दूसरी का इसको। चलो, f is equal to minus 2kx, तो k equivalent becomes equal to 2k. So the time period should be equal to 2 pi under root of m by 2k. This is the right answer. तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया। अगर आपने एक तरफ पुश इसको डिस्प्लेस किया तो दोनों ने सेम तरफ फोर्स लगाई, तो टोटल फोर्स तो ऐड करने से मिलेगी ना। तो कितनी होगी, 2k। उसके अकॉर्डिंग के इक्विवेलेंट 2k is equal to 2 by under root of m by 2k. Hope it's clear to everyone. चलिए, स्प्रिंग में अभी इतना ही करेंगे। हाँ, एक लास्ट लिख लो बस, उसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा, रिजल्ट लिख लीजिए। ये भी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से फिट है, बट वी आर नॉट डूइंग द डेरिवेशन। ये भी m, ये भी m, या m1 m2 लिख लो। m1 m2 फोर्स कांस्टेंट k, यानी एक स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे आपने मासेस अटैच कर दिए, एक m1 एक m2, और फिर उनको ऐसे कंप्रेस करके हल्का सा छोड़ दिया, तो वो ऑसिलेट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, कंपटीशन क्लास में डेरिवेशन भी करेंगे, बट यहाँ सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। इसमें ना कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास का मतलब है कि आप m के केस पे यूज करेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय k। बस इतना ही लिख लो सीबीएसई के बारे में, एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व। सिचुएशन ये है कि कहीं पर भी कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, दोनों एंड से कनेक्टेड है यहाँ पर, और इनको ऐसे पुश करके और आपने छोड़ दिया, ये ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसे में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय k। व्हाट इज म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास m1 m2 upon m1 plus m2। कंपटीशन वालों को जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवाया था तो ये चीज समझाई थी, पता नहीं याद ही, कोई बात नहीं। सो m1 m2 upon m1 plus m2 इज प्लेस्ड हियर। ठीक है, डन फॉर टुडे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्प्रिंग। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल आपकी क्लास है, कल फ्राइडे है और कल आपकी क्लास है। इज दैट क्लियर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाय डियर, बाय।